नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की फ़िज़िक्स, और क्लास 12th की फ़िज़िक्स में हम लोग लगभग 9 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो हमारा ख़त्म होने वाला है आज। कल हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर थ्योरी जितनी भी होगी वो कल ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लगभग 18 से 20 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और उसी के आगे हम लोग इसके पीछे जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका अध्यारोपण का सिद्धांत। उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ये क्या होता है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि जो इसका फिगर है वो क्या है। इसमें होगा क्या, हमारा दो आवेश लिए जाते हैं समान परिमाण के, मतलब जिनका मान क्या होगा, समान होगा। और लेकिन प्रकृति में कैसे होंगे, प्रकृति में ये होंगे एकदम विपरीत। यानी कि अगर एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस। समझ गए ना। और इनके बीच की जो दूरी ली जाएगी वो बहुत ही कम, यानी कि अल्प दूरी ली जाएगी। ठीक, तो यहाँ तक बात हो गई। अब इसी से हमारी परिभाषा बनती है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें जो हमारे ये होंगे, ये जो 2L लिया है इसका मान बहुत ही छोटा होगा। मतलब ये मान के चलो नगण्य के बराबर, नेग्लिजिबल एकदम होगा। वो आप ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हो। तो यानी कि अब देखो इसमें लिया क्या जाएगा, एक आवेश लिया जाएगा हमारा, कोई एक आवेश ले लिया जाएगा। वो चाहे आप प्लस भी ले सकते हो या माइनस भी ले सकते हो। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, दूरी है। इसके जो गुणनफल होगा, यानी कि जो बहुत छोटी दूरी, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अल्पतम दूरी। वो यानी कि एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। इसमें होगा क्या कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, लेकिन परिमाण में दोनों ही समान होंगे, और इनके बीच की दूरी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, बहुत ही अल्पतम होगी, बहुत छोटी होगी, जिसको हम लोग ऐसे देख नहीं सकते, जैसे एंगस्ट्रॉम में होगी। अब देखो इसमें, देखो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि होगा कैसे, कि जैसे मान लो ये 2 माइक्रो, एक है 2 + 2 माइक्रो कूलाम का आवेश, दूसरा है -2 माइक्रो कूलाम का आवेश। ठीक, एक प्लस माइक्रो कूलाम का +2 माइक्रो कूलाम का है, दूसरा -2 माइक्रो कूलाम का। अगर इनके बीच की दूरी मान लो 1 मीटर दे दी गई, तो यहाँ पर अगर वैद्युत द्विध्रुव बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखो दूरी जो होनी चाहिए वो बहुत ही अल्पतम होनी चाहिए, वो दिखनी नहीं चाहिए। तो यहाँ से 1 मीटर दूरी इन हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण नहीं होगा। दूसरी बात, अगर जैसे कहा जाए कि मान लो एक जैसे +2 माइक्रो कूलाम, दूसरा -3 माइक्रो कूलाम ये लिया गया, तो अब देखो यहाँ इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, या 1 एंगस्ट्रॉम लिख लिया। अब देखो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होगा, 10⁻⁻10। तो ये दूरी तो बहुत अल्प हो गई, लेकिन देखो इनके जो परिमाण हैं वो परिमाण समान नहीं है। आवेश में जो हैं वो तो और विपरीत प्रकार के हैं, लेकिन इनके परिमाण समान ना होने के कारण ये भी हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। अब देखो होगा कौन सा हमारा, मान लो जैसे हमने ले लिया +4 माइक्रो कूलाम, ठीक, और दूसरा क्या ले लिया, हमने ले लिया -4 माइक्रो कूलाम, और इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम वाली। तो ये देखो परिमाण में भी समान है, ठीक, आवेश विपरीत प्रकार के हैं, इनके बीच की दूरी भी बहुत छोटी है, तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होने के लिए आप कंडीशंस जान गए हो कि क्या होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखो बात करते हैं हम लोग कि इनके मात्रक और विमा क्या होगी। अब देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो होगा क्या कि एक आवेश, तो हमने क्या किया, एक आवेश लिया, मान लो Q आवेश ले लिया, इनके बीच की अल्पतम दूरी हमने कितनी मानी है, वो
2L मानी है, दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल p से। तो यहाँ से इस देखो ये आ जाएगा हमारा p बराबर q इंटू 2L। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 2QL। ठीक, ये लिख सकते हैं, यही हमारा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला। अब बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक हमारा क्या, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक, और दूरी का, ये दूरी है ना L जो है, ये दूरी है कि नहीं है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका देखो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी विमा की, विमा की बात करते हैं। तो विमा जो हमारी होती है वो क्या होती है, अब देखो मात्रक अगर पता है तो विमा आप निकाल सकते हो। अब देखो कूलाम की विमा क्या होती है, आवेश की विमा क्या होती है, 80। और मीटर जो है ये लंबाई की विमा क्या होती है, L। तो यहीं से हम लोग इसको और क्या ATL, या इसको हम लोग लिख सकते हैं LTA, इसकी ये हो जाएगी विमा। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। फिर देखो अभी जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक, तो अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये होती कौन सी। जैसे ये देखो सब एक ही दिशा में, इसको थोड़ा ये बढ़ा दिया जाए, ठीक, तो ये हो जाएगा। देखो जब एक ही दिशा में होंगे, एक ही रेखा पर होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे अच्छी स्थिति। दूसरी बात करते हैं निरक्षीय स्थिति क्या होती है। तो देखो जैसे ये दोनों आवेश हमारे रखे हैं, ठीक, ये इनके बीच की दूरी है, कितनी दूरी है, दूरी हमने कितनी मानी है, 2L। तो इनका जो मध्य बिंदु होगा, ये हमारा मध्य बिंदु है, तो इधर भी ये L हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये मध्य बिंदु से, यानी कि मध्य बिंदु से जो लंबवत रेखा होकर जाएगी, और यहाँ पर एक P बिंदु, यही हमारी जो कहलाएगी, ये बिंदु मान लो है, तो यही हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निरक्ष। यहीं से आपकी जो बनेगी वो क्या बनेगी, निरक्षीय स्थिति। और जब यहाँ इसको बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी तो इसको हम लोग बोलते हैं अच्छी स्थिति। तो अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बस इतना ही है, समझ गए ना, केवल इतना ही आपको पेपर में लिखना होता। बाकी तो अब बहुत कुछ है, देखो जैसे HCl हो गया, है ना, इसमें देखो HCl में जैसे बनेगा तो क्या बनेगा, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। अब इन पर देखो समान आवेश होगा तो यहाँ से इनके बीच की दूरी अल्पतम दूरी ले ली जाएगी, वही क्या हमारा कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे हैं तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, निरस्त कर देंगे, तो यहाँ शून्य हो जाएगा, यानी कि इन पर जो आवेश हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जैसे NaCl हो गया, HBr हो गया, ये सारे चलते रहते हैं हमारे। अब आगे आइए बात करते हैं, इसको तो जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अच्छी स्थिति में क्या होती है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बताएं। करिए भाई, जल्दी से नोट करिए इसको। नोट कर लिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करते रहना आप लोग। अब देखिए आगे, देखो हेडिंग क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारी हेडिंग बन जाएगी। ठीक, अब देखो सबसे पहले इसमें देखो जो समझने वाली बातें हैं वो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मान लो जैसे ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक, अब इनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2L। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो भाई, कितनी हो जाएगी, 2L। हमने एक आवेश मान लिया, यहाँ पर ये प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है।
अब इनका जो मध्य बिंदु होगा, अभी हमने बताया ना कि अच्छी स्थिति में क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पहली स्थिति क्या हो जाएगी हमारी, अच्छी स्थिति। ठीक, अब ये हमारी हेडिंग हो गई अच्छी स्थिति। ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसमें क्या क्या इसके अक्ष को, अब देखो एक चीज़ और हम बताना भूल गए कि अक्ष क्या होता है, यानी कि अच्छी स्थिति मतलब अक्ष के अनुदिश। देखो जैसे ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। अब ये वैद्युत द्विध्रुव, ये दो वैद्युत द्विध्रुव, ये दो हमारे आवेश हैं, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब देखो इनको जो मिलाने वाली रेखा होती है यही क्या कहलाती है, द्विध्रुव अक्ष। यही क्या कहलाती है हमारी द्विध्रुव अक्ष। अब ये इसी अक्ष को अगर हम देखो आगे बढ़ाएंगे, इसी अक्ष को हम लोग क्या किए, अगर आगे बढ़ाएं तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही स्थिति जो हमारी कहलाती है वो कहलाती है अच्छी स्थिति। अब यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है तो यहाँ P मान लिए हम, ठीक। अब इस पर हमारा देखो ये प्लस क्यू है, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक ना। अब देखो प्लस क्यू के कारण इधर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो क्या होगी, प्लस क्यू के कारण हमेशा बाहर की ओर लगती है ना, तो वो हो जाएगी E1। अब यहाँ इधर देखो जो माइनस क्यू के कारण लगती है, हमेशा जो माइनस आवेश के कारण लगती है वो इसी दिशा में लगेगी हमेशा, तो वो क्या होता है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E2 से। अब यहाँ तक बात हो गई। अब ये 2L हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ पर एक मध्य बिंदु O है, ठीक, यहाँ ये मध्य बिंदु O है। अब यहाँ से इसके बीच की दूरी जो हम लोगों ने मान ली वो क्या मान ली, R। वो क्या दूरी मान ली, R, ठीक। तो अगर अब हमें प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हुई तो हमारी कितनी आ जाएगी, बोलो भाई। अगर यहीं से अगर हमको निकालना हुआ प्लस Q के कारण, अब देखो सबसे यहाँ जरूरी चीज़ कि O से, है ना, यहाँ इनको नाम दे दो, ये क्या है हमारा, नाम दे देते हैं हम लोग, इसको नाम हमने क्या दिया, ये A और ये B, ठीक। यहाँ तक हमने ये नाम दे दिया। अब देखो जैसे आपसे पूछा जाए ये हमारा O है और ये हमारा B है, ये हमारा P है। अगर देखो यहाँ पर प्लस Q पर निकाला जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, ये पूरी दूरी। अब इसको बांट लेते हैं, ये 2L थी तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी L। कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी L, ये भी दूरी कितनी हो जाएगी L। अब अगर आपसे पूछा जाए BP की दिशा क्या होगी, BP के बीच की दूरी क्या होगी, देखो पूरी दूरी क्या है, पूरी दूरी हमारी है R, यहाँ से O से P तक लेकर, ठीक। और इसके बीच में देखो यहाँ से O से P तक दूरी R, ये यहाँ से दूरी कितनी है, O से लेकर B तक वो दूरी कितनी है, L है। तो यहाँ से अगर B से P तक निकालना हुआ तो ये डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी यहाँ तक, बोलो भाई, R माइनस L इतनी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और यहाँ से अगर, और फिर देखो A से P तक निकालूँ, ये यहाँ तक R, ये L, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, जल्दी से बोलिए कितनी दूरी हो जाएगी, O से P तक R प्लस L। तो यह बात हो गई फिगर के बारे में, चित्र के बारे में। तो चित्र में समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब देखो बिंदु सबसे पहले हम लिखते हैं, अब जो कुछ बनाया है वो हमको लिखना कैसे, ये एक हमारा A से लेकर B या अब माइनस Q तथा प्लस Q, ये एक हम वैद्युत द्विध्रुव लिया जिनके बीच की दूरी क्या है 2L है, एक आवेश माइनस Q तथा दूसरा आवेश प्लस Q है। अब यही को फिर अक्ष को हमने बढ़ाया, द्विध्रुव अक्ष को बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, इस दिशा में, उसी की दिशा में बढ़ाया प्लस। फिर उसके बाद इसको क्या किया, यहाँ पर एक बिंदु P लिया, ठीक, P के कारण जो बिंदु लिया, फिर इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। ये सारी बातें हम लोग लिखेंगे। तो अब यहाँ देखो ये न्यूमेरिकल डेरिवेशन पर, तो यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे क्या, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जानते हैं क्या होता है,
कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E1 प्लस क्यू के कारण आवेश क्या कितनी तीव्रता है, प्लस क्यू आवेश के कारण कौन सी तीव्रता E1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा E1 बराबर क्या होता है 1/4πε0। अब यहाँ से इसके आगे देखो हमारी जो दूरी है वो आवेश क्या है वो Q है। दूरी क्या है हमारी, दूरी देखो यहाँ से क्या है हमारी R माइनस L, यही तो है, ये क्या है R माइनस L, यहाँ से R माइनस L। तो अब ये दूरी का स्क्वायर होता तो स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो दिशा है वो किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, B से P की दिशा में, यानी कि इधर है तो देखो E1 लग रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा BP की दिशा में। ठीक, फिर इसके बाद इसी तरीके से जब माइनस, इसको इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट। अब फिर एक आवे माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखो वो क्या हो जाएगी, इसको हमने क्या नाम दिया है माइनस क्यू के कारण E2। ठीक, तो E2 जो हमारा हो जाएगा वो क्या, पहले तो देखो 1/4πε0, आवेश क्या है Q। अब देखो दूरी यहाँ से क्या है A से P तक कितनी है, वो क्या है R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखो दिशा क्या है P से A की ओर, तो यहाँ दिशा क्या होगी हमारी P A की दिशा में, यहाँ क्या लिखोगे P से A की दिशा में। ठीक, यहाँ तक बात हो गई। अब ये इक्वेशन नंबर इसको क्या दे देंगे हम लोग सेकेंड। ठीक, यहाँ तक बात हुई। अब देखो, अब अगर यहाँ से बात हम लोग करें तो देखो होगा क्या कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही रेखा पर हैं, तो देखो एक ही रेखा पर दोनों हैं कि नहीं, जब एक ही रेखा पर होंगे और विपरीत दिशाओं में होंगे, ये देखो इस दिशा में इस दिशा में, तो जो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। फिर से एक बार सुनो, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही अक्ष या एक ही रेखा पर होंगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमेशा क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, यानी कि घट जाएंगी। यानी कि जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी, E बराबर E1 माइनस E2। तो परिणामी तीव्रता लिखो, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। देखो ये जो चीज़ हमने बताई है आपको लिखनी है, तब उसके बाद यहाँ लिखोगे, समझ गए ना, E1 माइनस E2। तो अगर यहाँ से हम लोग करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारा E बराबर कितना हो जाएगा, E1 कितना है हमारा 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम लोग लिखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा 1/4, Q कॉमन हो जाएगा, Q देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, Q अपान 4πε0, देखो ε0 बटे में यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0। अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा दोनों में। यहाँ क्या लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक देखो ये बात समझ में आएगी, यानी कि इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा ये हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो E बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1/4πε0, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ऐसे करेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब यहाँ पर देखो माइनस जब बाहर लगा होता है ब्रैकेट के तो जो अंदर वाले इंसान होते हैं वो क्या R स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का R स्क्वायर, प्लस क्या होता है L स्क्वायर B स्क्वायर, यानी कि तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का L स्क्वायर, माइनस 2AB होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा -2
और ये माइनस 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 क्या क्या हो जाएगा, प्लस 2RL। ठीक, अपान देखो यहाँ से इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखना, जैसे ये लिखा है R माइनस एल और R प्लस एल, ये दोनों पर स्क्वायर लगा है, तो अगर दोनों पर स्क्वायर लिखा है तो हम लोग इसको होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यही चीज़ देखो यहाँ से क्या बन जाएगी हमारी, ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखी तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही चीज़ डायरेक्ट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यही चीज़ समझ में आई कि नहीं, तो इसको हम ईजिली रफ कर रहे हैं, यहाँ समझ लीजिए आप। ठीक, अब देखो यहाँ से हमारा ई बराबर, देखो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा ई बराबर 1/4πε0 RL कितना 2RL कितना हो जाएगा 4RL अपान, अच्छा यहाँ एक मिनट, यहाँ देखो क्यू छूट गया है, यहाँ हमारा क्यू छूट गया है। ठीक, क्यू अब यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और ये क्या हो जाएगा Q × L, और R बचा हमारा तो इसको क्या लिख लेंगे बट × R। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं अभी कि जो P बराबर होता है वो क्या होता है 2QL, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि P बराबर 2QL से। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा E बराबर 1/4πε0, ये कितना हो जाएगा 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ इसको रुको थोड़ा, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, देखो जो L है वो R के अपेक्षा बहुत छोटा मान लेंगे, जो R है वो L के अपेक्षा बहुत बड़ा मान लेंगे, तो L जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा नगर मतलब 0। तो यहाँ अगर 0 हम लोग पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, बचेगा केवल आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कितना 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 2PR, और ये क्या हो जाएगा R की पावर 4। अब देखो R की पावर 4, R ऊपर है तो E बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/4πε0 2P अपान R क्यूब। देखो ये ऐसे आया R क्यूब, यहाँ से एक घात कम हो जाएगी और ऊपर से R खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये सारा डेरिवेशन हुआ, तो देखो केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है, और इसका जो मात्रक होता है वो आप जानते हो न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो इसमें देखो है कुछ नहीं, बस केवल मैथ है, समझ गए ना। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर आपको आती है तभी आप फिजिक्स सीख पाओगे, अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा समस्या आपके लिए होगी, समझ गए ना। तो इसमें आप देख रहे होगे लगभग पूरी मैथ है ना। तो जो लोग मैथ लिए हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे उसमें भी पूरा मैथ ही लगती है भाई। कंसेप्ट तो फिजिक्स के लगेंगे लेकिन सॉल्व वो सभी कैसे होंगे, न्यूमेरिकल मैथ ही के तरीके सॉल्व होंगे। तो आपको अगर मान लो बायो स्ट्रीम से पढ़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग पावर मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, कि पावर से ऊपर से नीचे जाते हैं क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिटेल स्टेप बाय स्टेप तो हम बताएंगे ही आपको, लेकिन अगर आपको पहले से आएंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है ना, नहीं तो आप बैठ के ऊँघाओगे बस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एकदम समझ में आना कि देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको क्या करना है, फिगर समझना है। अगर आप फिगर समझ गए तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली आ जाएंगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये
बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब केवल बचा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति जो हम बताए थे अभी, वो यानी कि यहाँ पर ये जो P है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ लंबवत आ जाएगा। ठीक, जब लंबवत आ जाएगा तब कैसे क्या निकालना है, वो तो इससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे वो भी बताएं, तुरंत अभी करा दें। चलिए, आशा करते हैं आप लोग उम्मीद उतार चुके हैं होंगे। आइए आगे देखते हैं निरक्षीय स्थिति। ये है हमारी निरक्षीय स्थिति। अब देखो, निरक्षीय स्थिति में सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव तो हमें लेना ही होगा, समझ गए ना। ये हमने लिया वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब जो इनके बीच की दूरी होगी वो क्या होगी हमारी, वो तो दूरी क्या रहेगी, वो 2LA रहेगी। यहाँ माइनस क्यों ले लिया, यहाँ प्लस क्यों ले लिया। ठीक, ये बिंदु हमारा A है और ये B है। यहाँ पर इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, O है। ठीक, अब O पर इसी के लंबवत जो एक घटक लिया लंबवत, वो क्या हो गया, यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया P, इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु हमने लिया P, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखो, अगर इनको हम मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे ना, और इनके बीच की दूरी जो है वो क्या है भाई, बोलो। अगर यहाँ से जो लंबवत घटक है इसको हमने क्या मान लिया, R, इनके बीच की दूरी यानी कि P से O के बीच की दूरी क्या मान लिया, R, और ये देखो मध्य बिंदु है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा LL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर देखो सबसे ज़रूरी चीज़ सब, तो अगर R, तो यहाँ से देखो ये लंबवत है तो मतलब 90 अंश का कोण बनेगा। ये कितने अंश का कोण बनेगा, ये 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, ये 90 डिग्री कोण बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमें ये भुजा निकालनी है कि भाई यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक, अगर पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो देखो पाइथागोरस, आप लोगों को प्रमेय पता होगी, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि ये इसलिए क्योंकि AP की और BP के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो देखो कितना आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण निकालना है तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लिए। आधार कितना है हमारा, आधार है हमारा L का स्क्वायर, और लंब कितना है वो R है, तो उसका क्या हो जाएगा R स्क्वायर। देखो हमेशा जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो हमेशा होती है कर्ण, और ये जो थीटा अगर ये लिए थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, और जो बची भुजा वो क्या हो जाएगी आधार। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये, और तो यहाँ से अगर x बराबर निकालना होगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, √R प्लस L स्क्वायर। समझ गए ना, R प्लस यहाँ क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि यहाँ जो दूरी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, R प्लस √L स्क्वायर। ये भी दूरी सेम वही होगी, क्योंकि देखो ये भी L है ये R है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ देखो जैसे यहाँ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिखा, तो कन्फ्यूज ना होना कि अलग अलग है, अलग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि नहीं। अब देखो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे क्या लगेगी। देखो अगर ये प्लस से है तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगती है कि नहीं लगती है, बोलो इस दिशा में लगेगी, तो इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। अब देखो इधर हमेशा ये तुम्हारा माइनस क्यू है, तो हमेशा माइनस क्यू की डायरेक्शन में आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये हमारा हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा हमारा E2। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं। समझ, फिगर थोड़ा छोटा बन गया है, बड़ा बनाया जाए क्या, तो चलिए बड़ा बना लेते हैं हम लोग।
यह तो बात समझ में आ गई ना। देखो ये फिर से एक बार समझो कि ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमारा है माइनस क्यू आवेश, ये है हमारा प्लस क्यू आवेश, ये है ए और ये है बिंदु बी। ठीक, अब इनका जो मध्य बिंदु है वो क्या है हमारा ओ, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है हमारी, वो एल और एल है। ठीक, यहाँ पर हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है 2l। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पर निरक्ष का मतलब होता है, बताए थे पीछे ही कि ये इसके लंबवत बिंदु लिया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा निरक्ष। ठीक, ये हो गया निरक्ष। निरक्ष का मतलब ये लंबवत घटक लिया जाता है। ठीक, ये लंबवत, इसको दूरी हमने क्या मान ली, ये मान लिया यहाँ पर एक बिंदु P है, तो इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालनी है। तो अगर देखो हम लोग इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको थोड़ा और इधर लिया जाए, अगर इसको हम लोग थोड़ा मिलाएंगे तो देखो ऐसे ये एक ट्रायंगल बनेगा ना। अब ये ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ से अगर पाइथागोरस प्रमेय अभी लगाए थे तो कितना आया था, r² प्लस l² अंडर रूट का, यहाँ कितना आया था r² प्लस l² अंडर रूट का। अब देखो यहाँ से जब प्लस क्यू तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा क्या लगता है, जो यहाँ से मान लो क्यू के कारण होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या E1 जो लगेगी वो इस दिशा में लगेगी, और माइनस क्यू के कारण हमेशा माइनस क्यू की तरफ, तो ये इस दिशा में लगेगी। तो यहाँ तक बात हमको समझ में आई कि आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, ये E2 हो गया। अब देखो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमें निकालनी हुई, पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालते हैं तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा कि आवेश, यहाँ लिखते हैं हम लोग आवेश प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 1/E1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, E1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0। आवेश क्या है हमारा Q, उनके बीच की जो दूरी है वो किधर है, दूरी देखो यहाँ से कितनी है r² अंडर रूट r² प्लस l²। अब ये क्या होता है इसका होल स्क्वायर, और ये देखो किस दिशा में, B से P की दिशा में, B से P, BP की दिशा में। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसी तरीके से अगर E2 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि माइनस क्यू के कारण। ठीक, तो माइनस क्यू के कारण 1/4πε0 क्यू अपान, देखो जो है वो दूरी क्या है, वो दोनों जगह क्या है हमारी, वो दूरी जो है वो है हमारी सेम। तो यहाँ से देखो एक चीज़ आपको दिख रही है कि E1 बराबर क्या आया हमारा E2, यानी कि E1 और E2 के जो मान हैं वो क्या हैं, बराबर हैं कि नहीं है, E1 और E2 के मान बराबर हैं। अब देखो यहीं से आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि सदिश पढ़े होंगे कि अगर मान लो यहाँ पर जैसे ये तीव्रता इधर है तो इनकी जो तीव्रता रिजल्टेंट तीव्रता लगेगी वो इस दिशा में लगेगी। ठीक, यानी कि परिणामी तीव्रता इस दिशा में होगी E बराबर। अब देखो यहाँ पर कुछ कोण बनते हैं, अब देखो थीटा वगैरह कोण वगैरह, जब ये देखो ऐसे यहाँ से लगेगा तो यहाँ देखो कोण बनेगा। इसको चतुर्भुज के नियम से भी निकालते हो या किसी नियम से निकालते हो, तो वो सारी चीज़ें छोड़कर देखिए आइए हम लोग बहुत आसान तरीके से लगाते हैं। ठीक, तो अगर मान लो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता ये यहाँ पर लग रही। ठीक, तो यहाँ देखो अगर ये कोण हमने थीटा मान लिया तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये भुजा इसके सामने कोण बराबर होगा और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब देखो अगर ये कोण हमारा थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा होगा। क्यों, ये लाइन जो है ये वाली, ये यानी कि AB और यहाँ पर EP ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो अब ये वाली लाइन ये एकदम सीधी लाइन रहेगी तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है,
संगत कोण है। ठीक, अब फिर इसके बाद देखो, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, कैसे, क्यों, ये कोण हो जाएगा एकांतर खंड का कोण, ये एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ में। एकांतर कोण में क्या होता है, जैसे ये देखो, ये देखो, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको मान लो ये तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक, तो संगत कोण में क्या होता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि देखो एक जैसे कोण है। ठीक, और इसी तरीके से एकांतर खंड में कोण क्या होंगे, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये कैसे बराबर होते हैं, ये होते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे। तो चलो मैथ का ये पार्ट है, छोड़ो इसको। अब यहाँ देखो, ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब इसी पर एक देखो ऊर्ध्व घटक काम करता है और एक क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व घटक का मतलब क्या होता है, ये इस पर इधर ऊपर की ओर और अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड घटक काम करेगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड को हम लोग किससे, E1, ये इस पर क्या करेगा, E1 साइन थीटा काम करेगा। ठीक, और इधर क्या काम करेगा, E2 साइन थीटा। ठीक, इसी तरीके से अब जो हमारा ये हो गया ऊर्ध्व घटक यानी कि लंबवत घटक। क्षैतिज घटक जो हमारे होते हैं वो इधर काम करेंगे, क्षैतिज इधर, तो इस पर ही E1 cos थीटा यानी कि इसका जो परिणामी तीव्रता होगी वो इस पर काम करेगी, इसकी जो होगी या इस दिशा में काम करेगी। तो और यहाँ पर E2 cos थीटा, ये दोनों यहीं पर काम करेंगी। तो यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता हमारी होगी वो क्या होगी, देखो परिणामी तीव्रता जो होगी वो क्या होगी। अब देखो यहाँ पर जो साइन वाला है वो कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे कैंसिल हो जाएगा, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, ये देखो परिमाण में तो समान है लेकिन दिशाओं में क्या है, विपरीत है। जब विपरीत दिशाओं में होंगे तो हमेशा साइन वाले मान क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ से तो ये जीरो हो गए, ये एक दूसरे में है तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से परिणामी तीव्रता E बराबर क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहीं से आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा cos थीटा का मान यहीं से निकालने थोड़ा तब आसानी हो जाएगी हम लोगों को। देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। cos थीटा बराबर जो होता है वो भुजाओं के पदों में क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आप लोगों ने खूब याद किया होगा लाल बट्टे कक्का ना। तो यहाँ पर ये साइन होता है और ये cos होता है और ये tan होता है। ठीक, तो यहाँ से cos क्या हो जाएगा हमारा, आधार बट्टे कर्ण। तो अब देखते हैं हम लोग आधार हमारा कितना है, ये है L, और कर्ण हमारा कितना है, √r² प्लस L²। ये हमारा हो गया cos थीटा का मान। cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, L अपान √r² इंटू r² प्लस L²। तो अब यहाँ से देखो, अभी हम लोग पढ़े हैं E1 बराबर E2, तो यहाँ पर अगर परिणामी तीव्रता हम लोग लिखें E बराबर E1 cos थीटा, और जहाँ E2 है वहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, वहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं E1 cos थीटा। तो यहाँ देखो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, E बराबर कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा, इतना हो जाएगा। अब यहीं से देखो कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से जो हमारा हो इसको हटा रहे हैं, अब यहीं से देखो कितना मान रख देते हैं हम। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2E1 1/4πε0 और Q अपान r²। अब देखो यहाँ से जैसे r², अच्छा यही लिख रहा है, और ये √ इसका स्क्वायर। तो देखो जब किसी के ऊपर अगर √ लगा हो उसका स्क्वायर किया जाएगा तो जो उसका मान लिखा है वही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर 2/4πε0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1, और यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, और ये cos थीटा होगा। ठीक, अब देखो यहाँ क्या लिख देंगे, Q यानी कि 2Q और r² प्लस L², इतना हो जाएगा, इसका वर्ग। फिर cos थीटा का मान हम लोग क्या निकाल रहे हैं, L r² प्लस L², ये √। अब देखो यहाँ से जब हम लोग √ अगर हटाते हैं तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा 2QL
यहाँ देखो जब अगर इधर क्या करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये पावर इसकी क्या लिख सकते हैं 1, और इसके अगर किसी के ऊपर अंडर रूट लगा है तो उसकी जो पावर हो जाती है वो क्या हो जाती है 1/2। समझ गए ना, उसका अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है, उसकी पावर कितनी है 2, 1/2। तो अब देखो यहाँ से अगर हम लोग 1 + 1/2 ऐड करें तो कितना आ जाएगा 3/2। उसी तरीके से यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0। 2QL हम लोग जानते हैं क्या होता है P। यहाँ से क्या हो जाएगा R² प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ से अगर फिर से वही काम क्या करें कि R जो है वो L के अपेक्षा बहुत बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 0। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 P/R² का पावर कितना 3/2। अब यहाँ से E बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1/4πε0 और P अपान क्या हो जाएगा, इसको अगर काटेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा R³। तो ये हमारा आ जाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या होता है हमारा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोगों से एक विनम्र गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ठीक, क्योंकि जो लोग कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी पढ़ सके। अब ये ना हो कि कोई पैसे की वजह से ना पढ़ पाए, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत पुण्य आप लोग भी कमा लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब केवल आपका जो बचा है वो क्या बचा है बलयुग्म आघूर्ण, ठीक, वो कल हम लोग पढ़ा के उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।